Namaskar dosto. I'm Purnima from Fertility Dost. I welcome you all on this special platform where we tend to solve your queries related to conception. बहुत सारे लोग हमें हमेशा बोलते हैं कि आर यू अ प्रमोटर ऑफ सम काइंड ऑफ आईवीएफ एंड ऑल दैट, तो हम कहते हैं नहीं। नेचुरल कंसेप्शन है, आईवीएफ है, आईयूआई है, हमारा मकसद सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी से है। So conception involves all those things. So if you are trying to conceive naturally, then also you can seek a help of fertility specialist. ऐसा नहीं है कि आप हर बार किसी fertility specialist के सेंटर में या गेट पे एंटर कर रहे हैं तो आपको कहेंगे आइए आईयूआई ही करेंगे, या फिर आपको तो आईवीएफ के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। वी हैव मेनी केसेस वेयर विद डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, यहाँ पे डॉक्टर आपको स्पेशलाइज्ड हार्मोन ट्रीटमेंट या यूं कहिए विद सप्लीमेंट्स एंड ऑल दैट यू कैन कंसीव इजीली। तो हर बार ऐसा नहीं है कि हम आईवीएफ की ही बात करते हैं। सो टुडे वी डिसाइडेड टू डिस्कस अबाउट यूट्रस। यूट्रस इज अ सॉइल। अगर हम गैमीट्स को, एम्ब्रियोज को, एग को, स्पर्म जब मिलते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, उसको हम एक सीड की तरह मानते हैं। तो सीड को जब हमें ग्रो करना है, और वी कैन से दैट इफ वी रियली वांट अ परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर दैट सीड टू ग्रो, तो हमारा सॉइल कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस सॉइल। सॉइल माने आपका यूट्रस। सो एनीथिंग रिलेटेड टू यूट्रस, आपके यूट्रस में पॉलिप है, एडहेशंस है, या डॉक्टर ने बोला कि कुछ शेप में प्रॉब्लम है, या डॉक्टर ने बोला कि आपके यूट्रस में सेप्टम है, जिसे कि हम एक पतली झिल्ली बोलते हैं, तो लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि क्या सच में ये रीजन हो सकता है हमारा कंसेप्शन सक्सेस ना होने का। तो मे बी हो सकता है। आज हम यही सारे सवाल, यही सारे डाउट्स क्लियर करेंगे with none other than Dr. Utvish Dalal from Janani IVF Fertility Center. So, viewers, I am calling him on the main screen, and please आप अपने सवाल, अपने doubts, जो भी आपको लगता है यूट्रस से रिलेटेड है, उनको प्लीज पूछते रहिए। नमस्कार डॉक्टर, वेलकम टू फर्टिलिटी। Thank you again. So viewers, today we have very senior doctor from Delhi, Dr. Utvish Dalal from Janani IVF Center, and हमारे दिल्ली एनसीआर के जो हमारी खुद की कम्युनिटी है वो अच्छे से डॉक्टर दलाल को जानते हैं, एंड बिलीव मी वी हैव मोर देन 90% सक्सेस रेट विद डॉक्टर रुतविज दलाल, एंड वी आर रियली प्राउड टू से दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो डॉक्टर, आपको हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यू आर अ वेरी नोन फेस, यू आर अ नोन आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट चीफ कंसल्टेंट एट जर्ननी आईवीएफ दिल्ली। So doctor, let's start with the session, and आज का हमारा टॉपिक है टू नो मोर अबाउट यूट्रस। सो यूट्रस की शेप है, यूट्रस में थिन लाइनिंग है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हमें पता है कि प्रॉब्लम है, बट हाउ टू फाइंड इट आउट, और जब हमने डायग्नोज कर लिया या प्रॉब्लम को समझ लिया, तो हाउ टू रेक्टिफाई दिस। तो सबसे पहले जो आजकल का बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम है, दैट इज रिलेटेड टू फाइब्रॉइड्स। तो पीपल यूजली सेज कि स्कैन में तो फाइब्रॉइड्स दिखा था, पर डॉक्टर ने बोला लेप्रोस्कोपी करवानी है। दूसरे डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। So fibroids related to our uterus health, please. Yeah. First of all, thank you for the kind introduction. And as you rightly said, एक सफल pregnancy के लिए दो चीजें जरूरी है, seed and soil. So if we consider the embryo quality or embryo number as the seed, then uterus और उसका endometrium soil है हमारा, जहाँ पे बच्चे को 9 महीने का एक घर है, और जो एम्ब्रियो को पोषण देता है, जो बेसिकली नरिशमेंट देता है, और वहीं पे इम्प्लांटेशन होता है। सो एक सक्सेसफुल आईवीएफ के लिए यूट्रस का नॉर्मल होना, एंडोमेट्रियम हेल्दी होना। एंडोमेट्रियम बेसिकली अंदर की जो लाइनिंग होती है, जिसको परत या झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो उसका सही थिकनेस होना, एज यू राइटली सेड, थिन एंडोमेट्रियम के, जहाँ पे वो परत ठीक से 7 मिलीमीटर तक नहीं पहुंचती है, पतली होती है, 6 मिलीमीटर या उससे ज्यादा पतली होती है, तो वीआईवीएफ में चांसेस कम हो जाते हैं। नेचुरली भी ऐसे लोग कंसीव नहीं कर पाते। बच्चेदानी में कई बार टीबी के कीटाणु का संक्रमण होता है, जिसको टीबी यूट्रस बोलते हैं। उससे बच्चेदानी के अंदर जाले या पर्दे पड़ सकते हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एडेशंस कहते हैं, जिसके लिए एडेशियोलाइसिस कराना पड़ता है। और आपने फाइब्रॉइड की बात निकाली है, तो फाइब्रॉइड को अक्सर हिंदी में रसोली या गिटान कहा जाता है,
जो सोनोग्राफी, एक अच्छे सोनोलॉजिस्ट आराम से सोनोग्राफी में न तो केवल फाइब्रॉइड की लोकेशन देख सकते हैं, बट कितने फाइब्रॉइड्स है। अक्सर ऐसा होता है कि एक फाइब्रॉइड नहीं होता, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो फिर हमें फाइब्रॉइड की मैपिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि कितने फाइब्रॉइड्स है, उनकी साइज क्या है और एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। अभी फाइब्रॉइड्स की लोकेशन का प्रेगनेंसी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो समझना जरूरी है। आईवीएफ करते वक्त या इवन नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए फाइब्रॉइड्स जितना अंदर की साइड है, अभी मेरे पास एक अच्छा मॉडल है 3D यूट्रस का, जिसको बच्चेदानी जो मैं कह रहा था, अगर ये फाइब्रॉइड है तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसी रसोली या गिठान बनता है जिसको फाइब्रॉइड कहा जाता है। अगर ये अंदर की साइड है और हमारी बच्चेदानी की लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम को डिस्टर्ब करती है, तो ये जरूर हमारी प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स को कम कर सकता है, होने की संभावना आईवीएफ के बाद घटा सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। बट अगर ये फाइब्रॉइड केवल दीवार में ही है, जिसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहा जाता है, या बाहर की तरफ है, जिसको सब सीरियस फाइब्रॉइड कहा जाता है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता, इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसको लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन के बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे पेशेंटों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती और ऐसे फाइब्रॉइड्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। बट हाँ, जरूर अगर ये इंट्राम्यूरल या फिर सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, जिसका मतलब ये अंदर की साइड है और हमारी लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है, जो कि 3D अल्ट्रासाउंड में आसानी से पता चल सकता है, तो हमें जरूर निकलवाना चाहिए, या तो लेप्रोस्कोपिकली या फिर इवन हिस्ट्रोस्कोपिकली भी, मतलब अंदर ही दूरबीन डाल के हम इसका ऑपरेशन करके इसको फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं, जिसको हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहा जाता है। So we can rightly say कि fibroids हैं तो घबराना नहीं है. Please consult the right doctor so that they can suggest you the methods, और किसी भी तरीके से ज़रूरत भी है उसको निकालने की कि नहीं. So Dr. Utwich, फाइब्रॉइड्स का यूजली कंफ्यूजन रहता है. आई डोंट नो व्हाई, बट वी हैव मेनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस के साइज छोटा है, बड़ा है. तो इज इट पॉसिबल कि हम उस फाइब्रॉइड्स को श्रिंक कर सकें थ्रू मेडिकेशन एंड ऑल दैट? हाँ जी, कई बार ओरल टैबलेट्स आती है, यूरिप्रिस्टॉल, लेट्रोजोल वगैरह, जो ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को कम करती हैं। अभी ये जो भी फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स हैं, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फाइब्रॉइड है और ये अंदर के पॉलिप्स है, ये सारे ऐसे पैथोलॉजीज हैं जो ईस्ट्रोजन के बढ़ने से, या फिर ईस्ट्रोजन अगर एक्सपोजर ज्यादा हो जाए दवाइयों से या नेचुरली भी, तो ऐसे पेशेंट्स को टेंडेंसी होती है फाइब्रॉइड या पॉलिप्स बनाने की। तो किसी भी तरह हम हार्मोन्स को कम करें, एक आर्टिफिशियल मेनोपॉज वाला एनवायरनमेंट बना ले, या तो जीएनआरएच एगोनिस्ट के डिपो इंजेक्शंस लगा के, जिससे माहवारी पूरी तरह रुक जाती है, बॉडी में ईस्ट्रोजन पूरी तरह से कम हो जाता है, या फिर ओरल टैबलेट्स भी आती है जो रोज एक गोली खानी पड़ती है, उससे भी हार्मोन्स कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स श्रिंक हो सकते हैं। बट देन ऐसी दवाइयों से कंसीव करना मुश्किल है। तो जब तक ये दवाइयां चालू है, जब तक ये इंजेक्शंस चालू है, तब तक वो कंसीव भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंसीव करने के लिए भी, प्रेगनेंसी के लिए भी हमें ईस्ट्रोजन चाहिए, और हमें अच्छी बच्चेदारी बनाने के लिए तो एंडोमेट्रियम तो बनानी ही पड़ती है। तो फाइब्रॉइड्स को ऐसी दवाइयां जरूर श्रिंक करेगी, बट जब तक आप ये दवाइयां ले रहे हैं या इंजेक्शंस ले रहे हैं, तब तक आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि अगर अल्टीमेटली हमारा गोल कंसीव करना है, अगर किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो जरूर ये दवाइयां ले सकते हैं, इंजेक्शंस ले सकते हैं, और इससे सिम्टम्स कम हो जाएंगे। अगर उनको कोई सिम्टम्स है, जैसे प्रेशर सिम्टम्स है, या फिर क्रैम्पिंग्स है, डिस्मेनोरिया है, कि पेनफुल पीरियड्स होते हैं, तो वो सारे कंट्रोल हो जाएंगे, उनको फिर ऑपरेशन की जरूरत शायद हो सकता है अवॉइड हो जाए। पर अगर अल्टीमेट गोल हमारा कंसीव करना है, जिसकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं है, तो ये दवाइयों का ज्यादा रोल नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ओनली टेम्पररी रिलीफ। और अल्टीमेटली हमें जब आईवीएफ करना होगा या कंसीव करने के लिए ट्राई करना होगा, तो ये दवाइयां बंद करनी पड़ेगी, और वापस फाइब्रॉइड बढ़ने की संभावना भी है। तो ऐसे कंडीशंस में कि जहाँ पे कंसीव करना है और फाइब्रॉइड रास्ते में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये फाइब्रॉइड लाइनिंग को दबा रहा है, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को फिर निकालना ही पड़ता है, हमें ऑपरेशन करके रिमूव करना ही बेटर है। और ये दवाइयां फिर ऐसे केसेस में उनका रोल ज्यादा नहीं रहता। ओके, सो अगेन इट डिपेंड्स कि आप का कंडीशन क्या है. लाइक इफ यू आर इन योर फैमिली वे, तो प्लीज आप मेडिसिन से ज्यादा, अगर रिमूवल आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप उस बारे में सोच सकते हैं. So doctor, next we have questions related to polyps. Usually high menstrual bleeding है,
देन वी कंसल्ट विद द गायनिक एंड गायनिक स्कैन करके बताते हैं कि देयर आर स्मॉल पॉलिप्स एंड दे सेड डोंट वरी, दे विल जस्ट वॉश अवे विद योर मेंस्ट्रुअल ब्लड, सॉरी। बट कई बार अगेन रिपीटेडली 2-3 साइकिल्स के बाद हमें फिर दिखते हैं। सो is there any chance that these polyps could be the reason for implantation failure? यस, अगेन यहाँ पे हमें देखना है कि पेशेंट प्रोफाइल क्या है, पेशेंट कौन सी हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनको उनको प्रेगनेंसी चाहिए या उनकी फैमिली कंप्लीट है। अगर फैमिली कंप्लीट है, पेशेंट 40s में है, तो फिर पॉलिप का एक ही पर्पस रहता है इन्वेस्टिगेशन का। पॉलिप आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक कलर के हैं ना, ये पॉलिप्स है, ये एंडोमेट्रियम के अंदर बनते हैं। और बेसिकली पॉलिप्स कुछ नहीं होते, एक एंडोमेट्रियम का लोकलाइज्ड ओवरग्रोथ होता है। तो एंडोमेट्रियम का ही टिश्यू है, बट ये कि एक जगह पे लोकल ज्यादा उसके सेल्स रिप्रोड्यूस करके एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो उस वो जगह पे फिर पॉलिप बन जाता है। और आप जैसे देख सकते हैं कि ये पॉलिप है, मटर की साइज के दाने जैसे की साइज के होते हैं, और उनका एक बेस होता है जहां से उनको एक ब्लड वेसल फीड करता रहता है, तो उनका ब्लड वेसल्स भी होती हैं ऐसे पॉलिप्स की। तो अगर पोस्ट मेनो या पेरीमेनोपॉजल पेशेंट है जिनकी फैमिली कंप्लीट है, तो ऐसे पॉलिप्स को फिर एक ही पर्पस है हमारा डॉक्टर्स का कि ये जानने का कि वो कैंसरस तो नहीं है। तो उसके लिए या तो हिस्ट्रोस्कोपिकली उसको निकाल दें या डीएनसी करें, जिससे डीएनसी में ये पॉलिप्स को पूरा बेस को हम घिस के निकाल देंगे और उसको हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजेंगे। और पैथोलॉजिस्ट को ये बोलेंगे कि माइक्रोस्कोप में बेसिकली हमें ये देखना है कि एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं है, क्योंकि कई बार कैंसर भी पॉलिप के स्वरूप में प्रेजेंट करता है। अभी रही बात यंग पेशेंट्स की जिनको कंसीव करना है या आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं बट बार बार पॉलिप्स हो रहा है, तो ये भी जेनेटिकल होता है। कई लोगों को यूट्रस में टेंडेंसी होती है पॉलिप्स डेवलप करने की। इन दैट केस आईवीएफ करने के पहले या एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले, जहां पे भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है, पॉलिप की साइज नापनी जरूरी है। सो इट इज सेड दैट आईवीएफ के पहले अगर पॉलिप्स डेवलप हुए हैं बट पॉलिप्स अगर छोटे हैं, मान लो 5 मिलीमीटर या लेस देन 5 मिलीमीटर, तो उनको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे पॉलिप्स से माना गया है कि एविडेंस वाइज देखा जाए तो आईवीएफ के रिजल्ट्स में होने की संभावना में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अगर 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से बड़े वाले फाइब्रॉइड्स है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है बड़ा फाइब्रॉइड है, तो डेफिनेटली एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। वो महीने में एम्ब्रियो ट्रांसफर अवॉइड करना चाहिए। हिस्ट्रोस्कोपिकली करके पॉलिप के बेस को काट के उसको निकालते हैं, पॉलिपेक्टोमी कहते हैं, वो करना चाहिए और नेक्स्ट महीने में प्रयत्न करना चाहिए। तो वो महीने में आईवीएफ न करके, एम्ब्रियोज न डाल के, पॉलिप निकाल के, बच्चादानी को ठीक करके नेक्स्ट महीने हमें जाना है एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। So we can say that yes, polyps can hamper your implantation, but सच में ये बहुत छोटी चीजें हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर रुत्विज, तो वी यूज टू अवॉइड दीज, बिकॉज अगर किसी को कहे कि फाइब्रॉइड है निकालना है, तो हमें लगता है क्या फालतू की एक सर्जरी है, चलिए छोड़ दीजिए, लेट्स ट्राई फॉर इम्प्लांटेशन। बट इस सेशन के बाद मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स इस बात को जरूर समझेंगे कि अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो प्लीज डू चेक विद योर डॉक्टर्स, उनकी पोजीशन, उनका साइज क्या है, क्या वो सच में आपकी प्रेगनेंसी को हैम्पर कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल बी 3D अल्ट्रासाउंड। 3D अल्ट्रासाउंड अच्छी जगह से करवा के अच्छे सोनोलॉजिस्ट से फाइब्रॉइड की मैपिंग हो जाती है। और फिर भी डाउट रहता है तो कई गायनेकोलॉजिस्ट एमआरआई भी करवाते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा फाइब्रॉइड्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो एमआरआई भी जस्टिफाइड है, करवा सकते हैं। बट एमआरआई बाद में आता है, पहले एक अच्छा अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है जिसमें पॉलिप्स है, फाइब्रॉइड्स है, वो सारी मैपिंग एक अच्छा सोनोलॉजिस्ट है तो आराम से हम फाइब्रॉइड की मैपिंग कर सकते हैं। राइट। सो अगेन वही है कि डायग्नोज होना इज रियली इम्पोर्टेंट, एंड अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो प्लीज आप उस बात को जरूर सुनिए। डॉक्टर रुत्विज, नेक्स्ट वी हैव क्वेरीज रिलेटेड टू शेप ऑफ द यूट्रस। बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने बताया आपके यूट्रस की शेप ठीक नहीं है। कुछ केसेस में हमने ये भी सुना कि यूट्रस इज टी शेप्ड, तो क्या हम यूट्रस की शेप को ठीक कर सकते हैं? इज इट रियली पॉसिबल? और बहुत सारे लोगों ने ये भी हमें बताया कि डॉक्टर ने बोला कि आप कंसेप्शन को, आप प्रेगनेंसी को फुल टर्म कैरी नहीं कर सकते। तो इज इट रियली सो दैट दिस शेप इज गोइंग टू हैम्पर आवर सक्सेस ऑफ आवर प्रेगनेंसी, लाइक पूरा 9 months कंसेप्शन में रहना नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ शेप ऑफ द यूट्रस?
Yeah, very relevant question, Budima ji. And again, shape की बात करें तो there are various congenital abnormalities of the uterus. मतलब अनुवंशिक होता है. बचपन से ही बच्चेदानी का शेप में प्रॉब्लम होता है और बाद में जाके डायग्नोस होता है, क्योंकि बचपन में ऑब्वियसली हमें यूट्रस की जरूरत नहीं होती. बट व्हेन सच पेशेंट गेट्स मैरिड और बाद में कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, या फिर नेचुरली कंसीव कर जाते हैं बट जिनका बार बार मिसकैरेजेस होते हैं, शेप से कंसीव करने में दिक्कत नहीं है. उनको आपने सही बोला कि 9 महीने की प्रेगनेंसी कैरी नहीं हो पाती थी, डिलीवरी तक 9 महीने प्रेगनेंसी को ले नहीं पाते. तो ऐसे शेप्स में एब्नॉर्मलिटीज क्या है? एक तो बाइकॉर्नर यूट्रस होता है, जिसमें हमने यहाँ पे एक ही यूट्रस है जो नॉर्मल साइज और शेप का है, लेकिन बाइकॉर्नर में क्या होता है कि यहाँ पे बीच में पर्दा जैसा हो जाता है. तो 2 हॉर्न्स होते हैं यूट्रस के, जिसको बाइकॉर्नरेट कहा जाता है. एक ऐसी ही क्लोजली रिजेंबलिंग एब्नॉर्मलिटी जिसको डायडेल्फिस यूट्रस कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही बच्चेदानी, अगर यही बच्चेदानी को बीच में डिवाइड किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा. तो दोनों अलग अलग ही यूट्रस बनते हैं और बीच में जुड़े हुए नहीं होते. दोनों बच्चेदानियां जैसे छोटी होती है लेकिन अलग अलग होती है, उसको डायडेल्फिस यूट्रस कहा जाता है. तीसरी एब्नॉर्मलिटी है यूट्राइन सेप्टम की, जिसमें बीच में एक पर्दा होता है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सफेद कलर का छोटा सा पर्दा दिखाया है. ये कई बार बड़ा भी होता है, इवन 2-3 सेंटीमीटर तक का भी होता है, जो अपनी कैविटी को डिवाइड करता है. ऐसे पेशेंट्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो मिसकैरेजेस या एबॉर्शन ज्यादा होने लगते हैं. फिर चौथी एब्नॉर्मलिटी, जैसे पूर्णिमा जी ने बताया, टी शेप यूट्रस होता है. वो भी आनुवंशिक होता है, बचपन से होती है. वो कई बार ऐसा होता है कि उनकी मदर ने कोई टैबलेट्स ली होती है. पुराने जमाने में अक्सर डीएस करके एक टैबलेट आती थी, वो प्रेगनेंसी में देते थे. तो ऐसी महिलाओं को जो बच्चियां होती थी, उनकी बच्चेदानी में टी शेप्ड कैविटी पाई जाती थी. Okay, that is like very interesting to know. डायग्नोस तब होता है जब पेशेंट की हिस्ट्री या पेशेंट हिस्ट्री लेके आता है मिसकैरेजेस की. उनकी हिस्ट्री में टिपिकली कंसीव करने की प्रॉब्लम्स नहीं होती. उनकी हिस्ट्री में होता है कि उनके 2 बार या 3 बार एबॉर्शंस हो रखे हैं, तीसरे महीने पे या चौथे महीने पे जाते हैं और बच्चा गिर जाता है. तो ऐसे केसेस में अगर करेक्टेबल एब्नॉर्मलिटीज है, करेक्टेबल एब्नॉर्मलिटीज कौन सी है? टी शेप यूट्रस है, सेप्टम है, वो जरूर करेक्टेबल है. हिस्ट्रोस्कोपी करके एक कैंची चलाते हैं जिसमें हम ये पर्दा है वो काट देते हैं और कैविटी को नॉर्मलाइज कर देते हैं. बट अगर किसी को बाइकॉर्नेट यूट्रस है या डायडेल्फिस यूट्रस है, वो करेक्टेबल नहीं है. उसके लिए बहुत एक्सटेंसिव सर्जरीज होती है जो अवॉइड करनी चाहिए. ज्यादातर डॉक्टर्स बाइकॉर्नेट यूट्रस में एक ही एम्ब्रियो डाल के ट्राई करते हैं कि पेशेंट कंसीव कर जाए और उसको 7वें 8वें महीने पे स्टेरॉइड देके बच्चे को सीजरियन करके निकाल देते हैं. तो ऐसे केसेस में हम ऑल द वे हो सकता है 9 महीने तक बाइकॉर्नेट यूट्रस में, क्योंकि बच्चेदानी की कैविटी छोटी है, वॉल्यूम कम है, तो 9 महीने तक कैरी ना कर पाए. बट हम 7वें 8वें महीने अगर बच्चा हो गया है तो उसको स्टेरॉइड देके लंग मैच्योरिटी कर सकते हैं, ताकि अगर सीजरियन करके निकाल दे तो वैसे बच्चे 2-3 दिन हो सकता है नर्सरी में रखना पड़े, बट लेकिन वो निकल जाते हैं और वो फिर हमें एक सक्सेसफुल लाइव बर्थ मिल जाता है. तो वो कुछ एब्नॉर्मलिटीज होती हैं जैसे डायडेल्फिस, बाइकॉर्नेट, वो करेक्टेबल नहीं है, करेक्ट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनके लिए सर्जरी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एक्सटेंसिव है. ऐसे केसेस में इट इज बेटर कि जो बड़ा हॉर्न है, जो यूट्रस में जो बीच में अगर मान लो दीवार है, तो इसमें लेफ्ट या में राइट में कैविटी जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें हम जाके एक एम्ब्रियो डालेंगे और फिर उनको प्रेगनेंसी हम दे सकते हैं. बट अगर सेप्टम है, टी शेप यूट्रस है, तो उनको हिस्ट्रोस्कोपिकली जरूर करेक्ट किया जा सकता है. Okay, right. So I think shape does matter here, we can say that. So तभी हम हमेशा एडवाइस करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज अपना स्कैन या अपने डॉक्टर को सोच के अच्छे से समझ के चूज कीजिए. We suggest you to choose the right doctor, and if you are in Delhi NCR, then we suggest you can connect with Dr. Rutvij, or you can send us a message and we'll connect you directly with the doctor. डॉक्टर नेक्स्ट कॉमन आता है. एब्नॉर्मलिटी, सॉरी, हाँ. शेप के लिए ही अगर कंटिन्यू करें, एक कॉमन एब्नॉर्मलिटी जो अक्सर कई पेशेंट्स में डायग्नोस होती है, जो सोनोलॉजिस्ट कई बार लिखते हैं कमेंट्स में, आर्क्यूएट यूट्रस. तो आर्क्यूएट Right. यूट्रस देख के भी लोग घबरा जाते हैं, बट आर्क्यूएट इज अ वेरिएंट ऑफ नॉर्मल. आर्क्यूएट का मतलब ये है कि जो कॉन्वेक्स शेप है ये, उसकी जगह पे थोड़ा कॉन्केविटी होता है. तो ये ऐसी टाइप की अगर फंडस होता है तो उसको आर्क्यूएट यूट्रस कहते हैं. इसमें ज्यादा आर्क्यूएट यूट्रस में कंसीव करने के लिए दिक्कत नहीं आती, इवन प्रेगनेंसी रखने के लिए भी दिक्कत नहीं आती. आर्क्यूएट इज अ वेरिएंट ऑफ नॉर्मल, उसको इग्नोर ही करना है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, और आर्क्यूएट यूट्रस का डायग्नोसिस देख के घबराना नहीं है. इट इज अ वेरिएंट ऑफ नॉर्मल. Right.
So we have one query related to this thick endometrium lining. Thin के लिए भी we'll just discuss. We have this. I have retroverted bulky uterus with diffuse adenomyosis. Is pregnancy through IVF to full term is possible? Yeah, so there are two things here. One is the retroverted uterus और दूसरा adenomyosis. मैं दोनों को एड्रेस करूंगा. Retroverted का मतलब ये है कि यूट्रस का पोजीशन पीछे की तरफ है. अभी retroverted भी एक नॉर्मल का ही वेरिएंट है. It is just that कि यूट्रस नॉर्मली बॉडी में आगे प्लेस्ड होता है. It is more towards the front. उसकी जगह पे अगर पीछे हो जाता है तो उसको retroverted कहते हैं. जैसे पॉपुलेशन में 20% of people are left-handed and 80% are right-handed, but left-handed people are also normal. Similarly, retroverted uterus 20% patients में देखा गया है कि उनका यूट्रस पीछे की तरफ होता है, उसको retroverted कहते हैं, but it is also a normal thing only. तो retroverted हो या antiverted हो, they are both variants of normal. Retroverted uterus is not an abnormality. Adenomyosis क्या है? Adenomyosis मतलब बच्चेदानी का सूजन. सादे शब्दों में अगर बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब बच्चेदानी की दीवार में ही, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स दिखाए हैं, तो ये ब्लैक स्पॉट्स एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स है. अगर यूट्रस के बाहर होता है एंडोमेट्रियम तो अंदर होना चाहिए. यूट्रस के बाहर अगर ओवरीज में होता है तो उसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं. अगर यही एंडोमेट्रियोसिस का संक्रमण बच्चेदानी की दीवार पे होता है तो उसको एडिनोमायोसिस कहता है, जो सोनोग्राफी में हमें क्लासिकली कुछ साइंस होती है, जैसे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस है या मायोमेट्रियल सिस्ट है, उस तरह हमें पता चलता है कि पेशेंट को एडिनोमायोसिस है. हिंदी में पेशेंट को समझाने के लिए हम बोलते हैं कि बच्चेदानी का सूजन है, और वो ये अक्सर पोस्टीरियर वॉल मतलब पीछे की दीवार में कॉमनली पाया जाता है. एडिनोमायोसिस से जरूर कंसीव करने में दिक्कत आती है. एडिनोमायोसिस एक एजिंग की ही प्रॉब्लम है जो यूजुअली लेट 30s या अर्ली 40s में मिलती है. एडिनोमायोसिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जिसको डीपो इंजेक्शंस बोलते हैं. वो लगातार 3-4 महीने लगाने चाहिए, जिससे माहवारी रुक जाती है और ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है. और एक बार एडिनोमायोसिस थोड़ा श्रिंक हो जाता है ऐसे हार्मोन्स देके, फिर हम अटेम्प्ट करते हैं आईवीएफ का, जिसमें हम फिर एंडोमेट्रियम बना के अच्छे एम्ब्रियोस डाल देते हैं. तो एडिनोमायोसिस को भी कंट्रोल कर सकते हैं. अगर एडिनोमायोसिस लोकलाइज जो है बहुत बड़ा है, मान लो ये एडिनोमायोसिस की सूजन इतनी बड़ी है कि पूरी बच्चेदानी को कवर कर दिया है, तो फिर कई बार एडिनोमायोसिस में सर्जरी भी करवानी पड़ती है, जिसमें लेप्रोस्कोपिकली हम लोकलाइज्ड एडिनोमायोसिस को निकाल लेते हैं. बट ये लेप्रोस्कोपिकली भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ये सर्जरी, क्योंकि पीछे फिर एडिशंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. किसी भी सर्जरी के बाद हीलिंग प्रोसेस की वजह से एडिशंस तो बनते ही हैं, पेट में फिर जाले या पर्दे पड़ जाते हैं. तो इफ वन कैन अवॉइड सर्जरी देन डेफिनेटली दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन. तो डीपो इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं जो लगातार 3-4 महीने चलते हैं. उससे एस्ट्रोजन बिल्कुल कम हो जाता है, पीरियड्स भी रुक जाते हैं, बट उससे एडिनोमायोसिस श्रिंक हो जाता है. और एक बार एडिनोमायोसिस श्रिंक हो गया, बच्चेदानी नॉर्मल हो गई, फिर वन कैन गो फॉर आईवीएफ आफ्टर दैट. तो एडिनोमायोसिस इज ट्रीटेबल. It is a bad thing to happen, but it can certainly be treated, so there is nothing to worry about. So I would say yes, definitely patient can still hope for taking the pregnancy all the way to 9 months. It is not a problem. And what could be the reason of this adenomyosis, doctor? Because बहुत सारे cases हैं हमारे पास जिसमें लोगों को यही issue है कि डॉक्टर ने adenomyosis बोला है. So what could be the common reason for this? See, endometriosis and adenomyosis are part of the same syndrome. तो हम जानते हैं कि endometriosis is quite common. 10 to 15% of all women in the population of endometriosis. Endometriosis का reason क्या है? Multifactorial है. कुछ जेनेटिक कंपोनेंट है, कुछ एनवायरमेंट कंपोनेंट है, कुछ लाइफस्टाइल रीजंस है, जैसे कि टॉक्सिन्स है, पॉल्यूटेंट्स है, खाने में एडल्ट्रेशन है, जंक फूड्स हैं, हेल्दी वेट ना मेंटेन करना, ये सारी चीजें हैं. तो मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है. यही चीज अगर बच्चेदानी की दीवार में है, मतलब मायोमेट्रियम में है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तो उसको एडिनोमायोसिस कहा जाता है. तो एडिनोमायोसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस आर बेसिकली द सेम डिजीज. फर्क ये है कि यूट्रस के बाहर होता है तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, बट यूट्रस की दीवार पे ही होता है तो उसको एडिनोमायोसिस कहते हैं. कई बार एज के साथ साथ भी ये चीजें कॉमन होने लगती है. जैसा मैंने कहा, लेट 30s और अर्ली 40s में एडिनोमायोसिस इज गेटिंग वेरी कॉमन नाउ. तो इसका रीजन जानने जाएंगे तो मल्टीफैक्टोरियल है. जेनेटिक कुछ लोगों को ये भी होता है, उनकी फैमिलीज में कई महिलाओं को मासी क्या या उनकी मदर्स को होता है, तो जेनेटिक कंपोनेंट भी है, लाइफस्टाइल कंपोनेंट भी है, बट इट इज सर्टेनली ट्रीटेबल. उससे घबराने की जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन में काफी कॉमन है. तो बेसिकली जैसा मैंने कहा, 3-4 महीने लगातार इंजेक्शंस दे के उसको दबा के फिर हम आईवीएफ कर सकते हैं.
और इवन नेचुरली कंसीव करना है तो पेशेंट ट्राई कर सकते हैं, राइट. And if you think that these informations are really important, then please do talk to your doctor, discuss कीजिए. हो सकता है आपके डॉक्टर सेम यही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं. So doctor, we have another query. Sorry. My endometrium lining is on 11 days, 5.5 mm. Is it normal? Now doctor give me letrozole 2.5 mg and estradiol 2 mg. Please clear. सी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जब 5.5 मिलीमीटर्स थी, ये बोल रहे हैं कि डे 11 पे थी, बट उनको दवाई चालू की थी और दवाई चलते हुए 5.5 आई थी, या ये एक नेचुरल साइकिल थी जिसमें कोई दवाई लेने बिना उन्होंने मेजर किया था? अगर दवाइयों के साथ 5.5 है तो जरूर कम है. आइडियली 11th डे पे 7 मिलीमीटर्स तक हो जानी चाहिए थी. सेकेंड थिंग इज, डॉक्टर ने लेट्रोजोल और एस्ट्रोजन साथ में दिए. ये प्रोबेबली कंट्रोवर्शियल है. ईस्ट्रोजन अकेली अगर काम नहीं कर रही है तो केवल लेट्रोजोल अकेली भी दे सकते हैं, जिससे एक तात्पर्य यह है कि एक फॉलिकल बनने लगे खुद बॉडी में, और वही फॉलिकल इतना एस्ट्रोजन बनेगा जिससे एंडोमेट्रियम बन जाएगी. तो लेट्रोजोल देने का आइडिया ये है डॉक्टर का कि एक फॉलिकल ओवरीज में बने, वो फॉलिकल बड़ा होता रहेगा, वो अपना एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा और वो एस्ट्रोजन से फिर एंडोमेट्रियल की थिकनेस हमारी 7-8 मिलीमीटर हो जाएगी. लेट्रोजोल के साथ ईस्ट्रोजन एक साथ देना लॉजिकल नहीं है. अगर ईस्ट्रोजन देना ही है तो फिर लेट्रोजोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि लेट्रोजोन एक ऐसी टैबलेट है जिससे ईस्ट्रोजन की जो वैल्यू है वो कम होती है ब्लड में. लेट्रोजोल एरोमेटेज इनहिबिटर नाम का एक एंजाइम को ब्लॉक करता है. एरोमेटेज इनहिबिटर है जिससे ईस्ट्रोजन कम होता है. तो ईस्ट्रोजन और लेट्रोजोल साथ में देने का कोई लॉजिक नहीं है. हो सकता है कि लेट्रोजोल अकेली दे, वो ज्यादा बेटर है, या तो फिर लेट्रोजोल अवॉइड करके ईस्ट्रोजन की डोज बढ़ा दें. हम इवन 12 मिलीग्राम्स तक ईस्ट्रोजन दे सकते हैं. तो 2 मिलीग्राम्स पर डे इज वेरी लेस डोज. हम 2 मिलीग्राम्स की टैबलेट को 2 टैबलेट 3 टाइम देते हैं, स्पेशली इन दोज पेशेंट्स जिनको थिन एंडोमेट्रियम का प्रॉब्लम. तो हम 12 मिलीग्राम तक दे सकते हैं. तो 2 मिलीग्राम की टैबलेट, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट शाम, इस तरह टोटल 12 मिलीग्राम होता है, वो दे सकते हैं. और उसके बाद उनको एंडोमेट्रियम नापना चाहिए. अगर 12 मिलीग्राम के बाद भी एंडोमेट्रियम थिन रहता है, then the patient might have certain problems with the endometrium like chronic endometritis या adhesions वगैरह. अगर ऐसा कुछ है तो हिस्ट्रोस्कोपी करके उन एडिशंस को काटना चाहिए. अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है, कोई एंडोमेट्राइटिस नहीं है बट थिन एंडोमेट्रियम है, तो आजकल लोग जीसीएसएफ ट्राई करते हैं, जो लोकली इंस्टिल किया जाता है. जीसीएसएफ इज बेसिकली ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. एक ऐसा पदार्थ है जिससे एंडोमेट्रियम थोड़ी स्टिमुलेट हो सकती है. तो एक कैन्युला डाल के जीसीएसएफ अंदर इंस्टिल करते हैं. कुछ लोग पीआरपी भी ट्राई कर रहे हैं आजकल. पीआरपी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्टेम सेल्स. हमारा डिस्कशन हो ही गया है. पेशेंट का ही खून लेके पीआरपी सिंथेसाइज करते हैं और पीआरपी अंदर इंस्टिल करते हैं. बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम केसेस के जहां पे एंडोमेट्रियम इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गया है, जो बन ही नहीं पाता है, जो काफी थिन है, जो काफी रेजिस्टेंट है, ईस्ट्रोजन देने के बावजूद एंडोमेट्रियम बन ही नहीं रहा है. ऐसे लास्ट स्टेजेस के पेशेंट्स में हम पीआरपी ट्राई करते हैं. उसके पहले तो हमें ये देखना है कि ईस्ट्रोजन ठीक से दे रहे हैं कि नहीं. तो 2 मिलीग्राम्स पर डे इज अ वेरी लेस डोज. नॉर्मली 6 मिलीग्राम्स टू 8 मिलीग्राम्स पर डे तो हर किसी को हम देते ही हैं. अगर उससे नहीं बनता है तो 12 मिलीग्राम्स 14 मिलीग्राम्स भी दे सकते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं. ओके. सो आई डोंट नो आप किस सिटी में है, बट अगर इन केस यू वांट टू हैव टेली कंसल्टेशन विद डॉक्टर ऋत्विज टू रिकंसिडर दिस होल thing, or we can say the treatment you are undergoing, you can just let us know. हमारा ऑफिशियल नंबर मेन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है. यू कैन जस्ट सेंड अस अ मैसेज और यू कैन कॉल अस डायरेक्टली एंड वी विल डेफिनेटली कनेक्ट यू विद डॉक्टर ऋत्विज. डॉक्टर, वी हैव अनदर क्वेरी रिलेटेड टू फाइब्रॉइड्स. जैसे हमने शुरू में बात की, पोजीशन है, उनका साइज है, बट अगर फाइब्रॉइड्स होते हुए कंसेप्शन हो जाता है तो क्या वो फाइब्रॉइड्स हमारे एम्ब्रियो ग्रोथ को खराब करता है, या फाइब्रॉइड कुड बी द रीजन फॉर मिसकैरेज आल्सो? It could be. Again, it depends on the size of the fibroid and the location. लोकेशन वाइज भी अगर बाहर की तरफ है तो अच्छी बात है. ऐसे फाइब्रॉइड्स को सब सीरियस फाइब्रॉइड कहा जाता है जो बाहरी दीवार की तरफ है. तो वैसे फाइब्रॉइड्स यूजुअली प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं देते हैं. बट अगर अंदर की तरफ है या इंट्राम्यूरल है, टोटली वॉल के अंदर है, और अगर ऐसे फाइब्रॉइड्स 4 सेंटीमीटर या
4 सेंटीमीटर से बड़े हैं तो प्रेगनेंसी को जरूर डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो वैसे फाइब्रॉइड्स को निकालना चाहिए आइडियली। पर अगर ऐसे फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी हो गई है, कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। और अगर मिसकैरेज होता है तो मिसकैरेज के बाद जरूर ऐसे फाइब्रॉइड्स को निकाल के ही सेकंड प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो सब सीरियस फाइब्रॉइड है तो इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर इंट्रा म्यूकस है, सब म्यूकस मतलब अंदर की तरफ है, कैविटी की तरफ है, तो वैसे फाइब्रॉइड्स को निकालना ज्यादा बेहतर रहेगा। So, doctor, last question, that before going for IVF or before going for embryo implantation, what can we do to prepare a healthy uterus? Okay. Basically, usually we always do a frozen embryo transfer in our clinic. We don't do a fresh embryo transfer. और हमारा frozen embryo transfer का protocol oral estrogen tablets देना होता है. तो we basically give 6 milligrams of estrogen, which is given as in a form of estradiol valerate. तो 2 मिलीग्राम की गोलियां आती है, जैसे पिछले पेशेंट ने कहा था, वैसी गोलियां 3 बार खाने को बोलते हैं। और हम डे 14 को मतलब 2 हफ्ते के बाद एंडोमेट्रियल थिकनेस नापते हैं। The thickness should be minimum 7 millimeters. 7 millimeters या उससे ज्यादा है तो अच्छी मानी जाती है। मैक्सिमम 14-15 millimeters तक होनी चाहिए। 15 millimeters के बाद भी और ज्यादा थिक हो जाती है तो that is again not good. It should be ideally between 7 to 14 millimeters. तो वो थिकनेस नापी जाती है। एक बार एंडोमेट्रियम reaches a good size, then the patient is started on progesterone. और प्रोजेस्टेरोन का फिर टाइमिंग इस प्रकार से होता है कि अगर हमारे पास डे 3 एम्ब्रियो है तो 3 दिन का प्रोजेस्टेरोन देते हैं, डे 5 के एम्ब्रियोस है या ब्लास्टोसिस्ट है तो 5 दिन का प्रोजेस्टेरोन देते हैं। तो एम्ब्रियोनिक एज एंड एंडोमेट्रियल एज इज मैच्ड। अगर 120 घंटे के एम्ब्रियोस हैं तो 120 घंटे का प्रोजेस्टेरोन एक्सपोजर होगा, तो डाला जाएगा। तो ये है हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले यूट्रस का प्रिपरेशन। बट अगर नेचुरली कोई कंसीव कर रहा है और उनको बेसिकली बच्चेदानी हेल्दी बनानी है तो अगेन द मेन स्ट्रीम इन्वेस्टिगेशन इज सोनोग्राफी। एक अच्छी सोनोग्राफी करवानी जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड या पॉलिप या एडिशन या सेप्टम नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो आई डोंट थिंक दैट इट शुड बी मच ऑफ ए वरी। बेसिकली पेशेंट को अवेयर ये होना है, अगर नेचुरली ट्राई करें कि ओव्यूलेशन टाइम क्या है, सबसे फर्टाइल पीरियड कौन सा है। तो नेचुरली कंसीव करने के लिए डे 10 टू डे 18 ऑफ द साइकिल इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड, क्योंकि उसी पीरियड में ओव्यूलेशन होता है, उसी पीरियड में ओवरी में से अंडा फूट के रिलीज होता है और ट्यूब में आता है, और उसी पीरियड में अगर इंटरकोर्स करे या रिलेशन रखे तो मैक्सिमम चांसेस है कंसीव करने के। तो ये फर्टाइल पीरियड वगैरह अवेयरनेस होनी जरूरी है। उस टाइम पे एवरी ऑल्टरनेट डे अगर रिलेशन रखे तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई IUI या IVF ट्राई कर रहा है तो ऑफकोर्स अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट जो ट्रीट कर रहे हैं वो सोनोग्राफी करके खुद बता देंगे अगर उनके यूट्रस में प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर नहीं है तो ओव्यूलेशन के साथ साथ खुद एस्ट्रोजन अपने आप बढ़ता ही है, जिससे एंडोमेट्रियम अपने आप ही बनती है। तो IUI में कोई आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन देने की जरूरत नहीं होती। पर अगर IVF कर रहे हैं तो एज आई सेड हम एस्ट्रोजन देके एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रोजेस्टेरोन चालू करते हैं और फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। So I think it's much clearer to all our viewers that yes, preparation of uterus is really important. But इस preparation plan को सुनकर या ये समझकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके डॉक्टर आपको अच्छे से समझा के ही सारा प्लान शुरू करेंगे. And yes, if you are not in Delhi, so you can also connect with us. कुछ नहीं है, आप ऑफिशियल नंबर पे, yes sure, as you mentioned you are in Ahmedabad, yes sure, please you can call us directly on this number. या अगर आपको लगता है तो please send us a message and I'll directly call you and talk to you and connect you with the doctor. So thank you Dr. Rutvish, thank you so much for joining today. And यूटराइन फैक्टर को हम बहुत देर से डिस्कस करना चाहते थे बिकॉज दिस इज रियली इम्पैक्टिंग, वी कैन से दैट लोगों को अब एग पिकअप से ज्यादा टेंशन एम्ब्रियो ट्रांसफर की होने लगी है. सो आई थिंक दिस इज द राइट टॉपिक टू डिस्कस. और अगर व्यूअर्स आपको लगता है आप हमसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सेशन चाहते हैं और यू वांट कि यस लेट अस डिस्कस अबाउट दिस थिंग, सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स और जस्ट सेंड अस अ मैसेज. हम डेफिनेटली आपके लिए वो स्पेशल सेशन अरेंज करवाएंगे. एंड दिल्ली NCR पीपल, यू कैन कनेक्ट और विजिट डॉक्टर ऋत्विज दलाल. आप खुद से भी जा सकते हैं, जाते हुए मिलते हुए प्लस एक नाम लीजिएगा कि वी आर फ्रॉम फर्टिलिटी दोस्त. दैट विल डू द ट्रिक. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू so much for joining us and thank you viewers for joining us. Thank you.